हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई में। आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि क्लास 10 का जो तीसरा पार्ट है धातु और अधातु, उसके अंदर हमारा जो आयनिक यौगिक है या आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में पढ़ेंगे और धातुओं की प्राप्ति हमें किस तरह होती है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले बात आती है कि आयनिक यौगिक बनता कैसे है। आयनिक यौगिक बनता कैसे है कि एक धातु है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, धनायन बनेगा। और एक अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, ऋणायन बनेगा। इन दोनों के बीच में आपस में आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तत्पश्चात हमें एक जो उत्पाद नया मिलेगा वो क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। यानी ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना। ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया, ऋणायन। और एक अपना नया पदार्थ बनाया NaCl, यानी जिसे साधारण भाषा में कहते हैं साधारण नमक, जो हमारी सब्जी के अंदर काम आता है वो। अब ये NaCl है, वो आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक। तो पहला है कि आयनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या है। तो उसकी भौतिक परिवर्ती क्या होती है, मतलब वो कैसे दिखते हैं या किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इन आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल के कारण, यानी ये Na है और Cl है, इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल है। यानी ज्यादा आकर्षण बल है, आपस में टूट कम सक, कम चांस बनता है टूटने का। इस कारण ये कठोर होते हैं और क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। आगे है, बाह्य बल लगाने पर समान आवेश पास आ जाने के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। यदि NaCl आपने देखा होगा, सफेद रंग का NaCl, और इसने हमारे किसी बाह्य प्रहार के द्वारा यदि इसको तोड़ने की कोशिश की तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगा। अर्थात ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आयनिक यौगिक किस अवस्था के अंदर होता है। पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। उसके अंदर आयनिक यौगिक कैसा होता है, ठोस अवस्था के अंदर होता है। आम बोलचाल में आपने देखा होगा NaCl किस अवस्था के अंदर रहता है, किस में रहता है, ठोस अवस्था के अंदर रहता है। आगे देखिए कि आयनिक यौगिकों विलेयता, विलेयता का मतलब होता है जल के अंदर घुलनशील है या अघुलनशील है, उसे क्या कहते हैं, विलेयता। यानी ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, किसमें, जल के अंदर क्या होगा, विलायक होगा। आपने देखा होगा ये हम नमक लेते हैं NaCl और जल साथ में मिलाएंगे तो अगला अपन को जो भी बीकर है या किसी के अंदर यदि पानी ले रखा है और उसके अंदर यदि मैंने नमक के टुकड़े डाले तो कुछ समय के पश्चात ये हमें नमक दिखाई नहीं देगा, पूरा जल के अंदर घुल जाएगा। अर्थात ये ध्रुवीय विलायक के अंदर कैसा होता है, विलेय होता है। आगे है, अध्रुवीय विलायकों जैसे ईथर, एल्कोहल के अंदर ये क्या होता है, अविलेय होता है। यानी ध्रुवीय विलायक के अंदर तो विलेय होता है और ईथर के अंदर यदि आप नमक डालोगे जैसा है वैसा का वैसा पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। आगे है गलनांक और क्वथनांक। कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल तोड़ने हेतु अधिक मात्रा में उष्मा की आवश्यकता होती है। यानी गलनांक होता है, क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से किसमें बदले, द्रव के अंदर बदले। और क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से किसमें बदले, गैस अवस्था में बदले। यानी NaCl के मध्य क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। किसमें, NaCl है, यदि N और इस Cl, इसके बीच में यह प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण इसको यदि तोड़ना चाहे, अलग अलग करना चाहे, ये मुख्य तो होता तो किसमें, जलीय विलयन के अंदर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग, अन्यथा हम इसको NaCl को अलग नहीं कर सकते। तो इनको तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, किसकी, उष्मा की। इनके अर्थात इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी अधिक होते हैं। आगे देखिए कि जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत की चालकता,
बात पहले ही की थी कि जलीय विलयन के अंदर ये किसे होंगे और जलीय विलयन के आधार पर ही इसको हम तोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं तोड़ सकते। यानी जलीय विलयन में गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात स्वतंत्र आयन उपस्थित होने के कारण। देखिए कैसे कि यह एक बीकर लिया, इसके अंदर पानी लिया और इसके अंदर नमक डाला। क्या डाला? नमक डाला, यानी NaCl डाला, और इसके अंदर एक एनोड और कैथोड। यदि हमने इस प्रकार लिया है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, क्या की है? विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित यदि NaCl के अंदर नमक में विद्युत धारा प्रवाहित की तो Na प्लस और Cl माइनस अपने आप अलग होता नजर आएगा, अन्यथा यह चीज संभव नहीं है। इसको ठोस अवस्था के अंदर ही ये नमक हमको मिलेगा। यदि जलीय विलयन होगा और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब ये आपस में टूटा हुआ नजर आएगा। तो जलीय विलयन के अंदर विद्युत का क्या होता है? सुचालक। किस कारण? आयन की अलग अलग उपस्थिति के कारण, यानी Na अलग होगा, Cl अलग होगा। इस इलेक्ट्रॉन के अलग होने के कारण ये क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, अन्यथा ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। जैसे आगे देखिए कि ठोस अवस्था के अंदर जैसे NaCl मेरे पास पड़ा है और इसमें यदि मैं कहूं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, तो सीधा सीधा मतलब है ये ठोस अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि शुष्क अवस्था के अंदर, किस अवस्था में? ठोस अवस्था के अंदर स्वतंत्र आयन उपस्थित नहीं होंगे। यानी ये NaCl है तो आपस के अंदर सफेद कलर का एकदम कठोर की तरह रहेगा, तो ये इसके अंदर हम विद्युत प्रवाहित संभव नहीं है। यानी ठोस अवस्था के अंदर नमक होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, और जलीय विलयन के अंदर विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। आगे देखते हैं। हाँ, अब धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? प्रकृति के अंदर किस किन तरीकों में हमें धातु मिलती है? तो देखिए प्रकृति में धातु की प्राप्ति के अनेक स्रोत है। सबसे मुख्य स्रोत क्या है? भूपरपट्टी। यह जमीन और सबसे ऊपर वाला भाग भूपरपट्टी। इस भूपरपट्टी के अंदर सबसे ज्यादा हमें धातु मिलते हैं। हर जगह अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की धातुएं पाई जाती है। आगे समुद्री जल के अंदर विलय लवणों के रूप में होती है, जैसे सोडियम एवं पोटेशियम क्लोराइड। NaCl और नमक के समुद्र होगा तो उसके अंदर NaCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में भी समुद्री जल के अंदर ये धातुएं पाई जाएगी। आगे कुछ अवस्थाएं होती है यौगिक के रूप में या मुक्त अवस्था के रूप में भी होगी। NaCl और जैसे आगे MgCl2 मैंने लिखा, तो ये यौगिक या मुक्त अवस्था के रूप में अलग भी रह सकता है कि मैग्नीशियम अलग पड़ा दिख सकता है, आपको फेरस अलग पड़ा ही दिख सकता है। स्वतंत्र अवस्था के रूप में भी हमें धातु मिल सकती है। आगे देखिए, अब सबसे बढ़िया बात है कि खनिज और अयस्क क्या होता है। यह प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, मुख्यतः किससे? इससे यह प्रश्न आता है। तो उससे पहले देखिए कि खनिज क्या होता है, कि वे पदार्थ जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं। जमीन से सीधे खोद कर यदि हमने निकाल दिए, कोई अलग किसी जगह के अंदर हमें पता चला कि यहाँ धातु है और हमने अपने आप यदि किसी के मशीन के सहायता से खोद कर निकाला है, तो वह क्या होगा? खनिज होगा। क्या होगा? खनिज। और खनिज जैसे बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है और हेमेटाइट है। ये जो खनिज पदार्थ है ये किसी पदार्थ के क्या होते हैं? अयस्क के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में? अयस्क के रूप में मिलते हैं। और ये अयस्क होता है क्या? देखिए कि वे प्राकृतिक खनिज जिसमें किसी धातु का व्यवसायिक निष्करण कम खर्च और आसानी से किया जा सकता है। शुद्ध रूप के अंदर ये बॉक्साइड हमें नहीं मिलेगा, इसमें कुछ न कुछ क्या होगी? अशुद्धि होगी। क्या होगी? अशुद्धि होगी, और उसको हम अपने निजी दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए, व्यवसायिक के रूप में कार्य करने के लिए उसको हम शुद्ध करेंगे, तो और वो भी कम खर्च के अंदर, जिसे आसानी से हम अलग से अलग प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? एस्क कहेंगे। तो एल्यूमिनियम का एस क्या होता है? बॉक्साइट होता है ये। और लेड का
ये प्रश्न आ रखा है कि लेड का एस क्या है? क्या है? गैलेना। क्या? गैलेना। आगे है लोहे का एस क्या होता है? हेमेटाइट। क्या? हेमेटाइट। और आगे है कॉपर का एस, कॉपर पाइराइट। क्या रहा? कॉपर पाइराइट। क्या? कॉपर पाइराइट। ये जो चारों हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के अंदर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का एस की क्या है? बॉक्साइट। लेड का एस क्या है? गैलेना। लोहा, लोहे का एक्स एस का यदि आपको पूछे तो क्या है? हेमेटाइट। और कॉपर का पूछे तो कॉपर पाइराइट है। आगे देखते हैं कि धातु की उपस्थिति अभिक्रियाशीलता के आधार पर कैसे होते हैं। देखो, यदि केवल मुक्त अवस्था में होगा तो वह क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। यदि कोई धातु है और एकदम मुक्त अवस्था के रूप में है, अपनी स्वतंत्र अवस्था के रूप में है, तो वह क्या होगा? कम क्रियाशील होगा, यानी किसी से क्रिया नहीं करेगा, बहुत ही कम क्रिया करेगा, जैसे सोना और प्लेटिनम। अब आगे है कि मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में होगा तो इससे ये थोड़ा सा क्या करेगा? ज्यादा अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? मध्यम की क्रिया करेगा। किसे? मुक्त अवस्था के रूप से भी थोड़ा सा ज्यादा करेगा। और यदि केवल संयुक्त अवस्था में हो गया, जब दो धातु आपस में मिल गए, क्या मिल गए? दो धातु आपस के अंदर मिल गए तो वह क्या करेगा? अभिक्रियाशीलता करेगा, ज्यादा करेगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ज्यादा भाग लेगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ये संयुक्त रूप में, जैसे सल्फाइड और क्लोराइड आपस के अंदर संयुक्त रूप में होंगे तो वे किसी पदार्थ के प्रति ज्यादा अभिक्रिया करने में सक्षम होगा। आज हमने मुख्यतः क्या पढ़ा? सबसे पहली पहली बात पढ़ी थी आयनिक यौगिकों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। मुख्य बात हमें आयनिक प्रकृति के अंदर क्या याद रखना है? ये चीज कौन सी? एस का वाली, यानी एस के कौन कौन से है। और ये आपको विशेषतः याद रखना है। एक याद रखना है कि जलीय विलयन के अंदर जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और अन्यथा होता है कुचालक। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है जिसके अंदर भर्जन और निस्तापन आता है। क्या आता है? भर्जन और निस्तापन। ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भर्जन किस प्रकार के अयस्कों का किया जाता है, निस्तापन किस प्रकार के अयस्कों का किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।